गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट या अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत ग्रहों, पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे के संयोग से मानी जाती है। लेकिन जो दूसरी संकल्पना है जिसके बारे में लेक्चर 1 में एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया गया था, लेकिन यहाँ इसकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो इसमें जो दिया गया है कि द्वैतवादी संकल्पना से तात्पर्य था कि ऐसी संकल्पना जिसमें सौरमंडल की उत्पत्ति या सौरमंडल उसके ग्रहों की उत्पत्ति, जिसमें पृथ्वी तो ऑलरेडी शामिल ही है, उसमें किसी एक तारे से ग्रहों की उत्पत्ति नहीं बताई गई, बल्कि ये बताया गया कि एक से अधिक तारे थे और उनके संयोग के परिणाम स्वरूप ही सौरमंडल एवं उनके ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी भी उसी का एक अंग है, एक भाग है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम जिस परिकल्पना की चर्चा करते हैं वो क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना, जिसको चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने 1905 में प्रस्तुत किया था। अब देखिए इस परिकल्पना में है क्या, बच्चों ध्यान से समझना है, ठीक है? जहां नहीं समझ आएगा वहां पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि पहली परिकल्पना क्या है। इसमें ध्यान नहीं दिया, जो ये फिगर बनाया हुआ है ग्रहाणु परिकल्पना का। तो इस परिकल्पना में आप देख रहे होंगे सूर्य है, स्टार्स यहाँ भी है, स्टार यहाँ भी है, इसका नाम लिखा साथ ही विशाल तारा, इसका नाम यहाँ ग्रहाण लिखा है, सूर्य लिखा है। ठीक, तो उन्होंने ये चीज एक चीज मानी कि विशाल की ब्रह्मांड में 2 तारे थे। देखो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ना, इसमें दिया गया ब्रह्मांड में 2 तारे थे, एक सूर्य तो स्टार ऑलरेडी है ही, और दूसरा उसका साथी विशाल तारा। ठीक, ब्रह्मांड में क्या था? ब्रह्मांड में 2 तारे थे, एक सूर्य और दूसरा उसका साथी विशाल तारा। अब यह विशाल तारा जैसे जैसे सूर्य के समीप आता गया, देखो पहली पोजीशन तो ये थी और दूसरी पोजीशन कहाँ बनाई गई? सूर्य के समीप। तो जो ये साथी विशाल तारा सूर्य के समीप आया तो इसकी आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप, ध्यान रखना है कि साथी तारा जब सूर्य के समीप आता है तो इस विशाल साथी तारे के आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप सूर्य की सतह से असंख्य कण, जिनको ग्रहाणु कहा जाता है, वो अलग हुए। क्या अलग हुए? सूर्य की सतह से असंख्य कण। इतनी बातें क्लियर हो गई। कहां से? किसकी वजह से? साथी तारे की आकर्षण शक्ति से। और कहां से वो असंख्य कण निकले जिनको ग्रहाणु कहा गया? वो निकले सूर्य की सतह से। ठीक, अब इसमें आप देख रहे होंगे कुछ छोटा और कुछ बड़ा बनाया गया है। तो इसमें जो भी ग्रहाणु अलग हुए उसमें कुछ छोटे आकार के थे और कुछ बड़े आकार के थे। ठीक, एक एक कांसेप्ट एकदम क्लियर है, ध्यान समझिएगा। अब इसमें जो बड़े कण थे इनके आसपास, देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, 2 ही दिखाया गया, कई हम बड़े कण बना सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया कि जो ये बड़े कण हैं इनके आसपास छोटे छोटे कणों का एकत्रीकरण दिख रहा है। ये एकत्रीकरण एकाएक नहीं या अनायास नहीं है, ये बड़े कण इन छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इन बड़े कणों के आसपास असंख्य मात्रा में छोटे छोटे कण इकट्ठा होते गए। ठीक, तो चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने यह मान लिया कि ऐसे केवल 9 बड़े कणों के आसपास ही असंख्य छोटे छोटे कण इकट्ठा हुए। ठीक, और उन्हीं से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इतनी बातें समझ में आ गई? कहां से हुई? बड़े कणों के आसपास छोटे छोटे कणों के एकत्रण से किस चीज की उत्पत्ति हुई? इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और कितना मान लिया गया? केवल 9 मान लिया गया। सारे जो जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी सिद्धांतों के प्रतिपादक थे, तो उनके सामने समस्या केवल 9 ग्रहों के संबंध में थी, और वो 9 ग्रहों के ही संबंध में थी। तो केवल 9 ग्रहों से संबंधित ही चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, उन्हीं की वो व्याख्या कर रहे थे। ठीक, तो 9 ग्रह निकल के आए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उपग्रह कहां से बने? उपग्रह कैसे बनते हैं? ये जो छोटे छोटे कण थे, ठीक, तो अब ये बड़े कण हो गए, बड़े से छोटे। अब कुछ ऐसे छोटे कण थे जिनसे और भी बारीक छोटे कण रहे होंगे, तो उन मध्यम आकार के या छोटे कणों के आसपास बारीक और छोटे छोटे कण इकट्ठा हुए जो कि बड़े कणों के ही आसपास थे, उनसे उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, फिर से देख लीजिए। जैसे बड़ा कण था, इसके आसपास छोटे कण थे, इनसे तो ग्रह बन गए। अब इन बड़े कणों से मान लो इतने बड़े और कण रहे होंगे, तो इनके आसपास इनसे भी छोटे छोटे कण इकट्ठा हो गए। ये कण कहाँ थे? इन्हीं के आसपास, अर्थात इन्हीं ग्रहों के आसपास। तो क्या हुआ? इनसे क्या बने? इनके उपग्रह बन गए। जिन ग्रहों के पास ज्यादा मात्रा में कण थे उनके उपग्रह ज्यादा बने, और जिन ग्रहों के पास, जिन बड़ों कणों के पास कम कण थे उनसे कम मात्रा में उपग्रह बने हैं, जिनको आज के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। इतनी बातें क्लियर?
अब जो अवशिष्ट भाग तो ऑलरेडी सूर्य तो इसमें है ही, ठीक। तो इसमें नवग्रहों की उत्पत्ति इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया। हाँ, इस सिद्धांत में इन्हीं कणों के आधार पर वायुमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक। इसकी विशद व्याख्याएं हम आगे हर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक। आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को इतना ही समझना पर्याप्त है, ठीक। इसको आप अच्छे से ग्रहण करेंगे और इसमें से हम तो उम्मीद करते हैं कि शायद सारी बातें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना? ठीक है। तो हम अब दूसरी परिकल्पना की चर्चा करते हैं। तो दूसरी परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना, जो कि जेम्स जीन्स महोदय ने 1919 में प्रस्तुत की और इसमें संशोधन किसने? जेफ्रीज महोदय ने 1929 में प्रस्तुत किया। क्लियर है? तो 1919 में प्रतिपादित और 1929 में संशोधित। अब इन दोनों परिकल्पनाओं में डिफरेंस क्या है? आप देखिए, यहां भी दो तारा, एक सूर्य एक साथी विशाल तारा, यहां भी ठीक वही स्थिति है। तो इन्होंने ये माना कि ब्रह्मांड में एक सूर्य था और दूसरा उसका साथी तारा। बात वही चीज समझ में आती है, देखिएगा ध्यान से। तो एक अन्य विशाल तारा, तो ठीक, तो सूर्य साथी तारा। अब एक अन्य विशाल तारा सूर्य के करीब से गुजरा। देखो ये पथ ऐसे बनाया गया डायरेक्शन, ठीक। तो ये तारा कहां से आ रहा है? तो सूर्य था और एक तारा था विशाल तारा। ये विशाल तारा सूर्य के समीप से गुजरा, परिभ्रमण पथ इधर को है। तो पहले फिगर में क्या दिखाया गया कि सूर्य के पास से एक साथी विशाल तारा गुजरा, उसके गुजरने से इसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव किस पर पड़ा? सूर्य पर पड़ा, जिससे सूर्य से एक फिलामेंट जैसा स्वरूप उभर आया। जिससे सूर्य से क्या हुआ? एक फिलामेंट जैसा स्वरूप उभर कर सामने आ गया। जैसे जैसे ये साथी तारा अपने परिभ्रमण पथ से दूर हटता चला गया और सूर्य से भी उसकी दूरी बढ़ती चली गई। भाई, अपने परिभ्रमण पथ से दूर हटता चला जाने का मतलब क्या है? कि अपने परिभ्रमण पथ पर आगे बढ़ता गया। दूसरा फिगर देखो, फिगर 1 इसमें पास से गुजर रहा है और फिगर 2 में धीरे धीरे सूर्य से दूर हटता जा रहा है। यहां का डिफरेंस देखो और यहां का डिफरेंस देखो, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो इस तरह से ये अपने परिभ्रमण पथ पर सूर्य से दूर होता चला गया। जब दूर होता चला गया तो इसकी आकर्षण शक्ति भी उससे कम होती गई। अब ये फिलामेंट के आकार का भाग सूर्य से टूटकर अलग हो गया। ध्यान रखिएगा, जब ये साथी विशाल तारा सूर्य से दूर हट गया तो जो फिलामेंट के आकार का स्वरूप सूर्य के बाह्य सतह पर उभरा था वो उससे टूटकर अलग हो गया और सूर्य का चक्कर लगाने लगा। क्या करने लगा? सूर्य का चक्कर लगाने लगा। बस में कौन सूर्य का चक्कर लगा रहा था? फिलामेंट। क्लियर? तो इस तरह से फिलामेंट से ही जो पदार्थ उसके अंदर थे उसी से ही किसकी उत्पत्ति हुई? ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी सम्मिलित है। और देखा जाए कि ये जो फिलामेंट था, ये सूर्य का चक्कर जब लगा रहा था तो टूटा है, ऐसे थोड़े बन गया ग्रह। मैंने कहा कि फिलामेंट सूर्य का चक्कर लगा रहा था। इस बाद में कालांतर में क्या हुआ कि ध्यान से देखिएगा कि ये तारा दूर चला गया तो ये फिलामेंट जब टूटा, ठीक, तो इस फिलामेंट के टूटने से, ठीक है, जो सिगार के आकार का था, इसके टूटने से किसकी उत्पत्ति हुई? अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो आज देखते हैं मध्य में क्या है? मध्य में बड़े ग्रह दिखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, मध्य में बड़े ग्रह हैं, ठीक, जैसे जैसे किनारे किनारे छोटे ग्रह हैं। तो वर्तमान में जो ग्रहों का क्रम है वो फिलामेंट का आकार मानने पर सेट हो जाता है। तो जेम्स जीन्स और जेफ्रीज ने यही प्रयास किया कि किस तरह से वर्तमान ग्रहों की स्थिति से इनको तालमेल बैठाया जाए। तो उन्होंने एक फिलामेंट का स्वरूप मान लिया कि इस फिलामेंट के स्वरूप में ही ग्रहों को फिट बैठाया जा सकता है। तो मध्य में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा? शनि, फिर उससे छोटा, इस तरह से आगे बढ़ता गया। यहां शुरुआत से देखिए फिलामेंट के कोने पर बुध, फिर उससे बड़ा शुक्र, फिर उससे एक अलग है जो ग्रहों में फिट नहीं बैठता, मंगल, फिर पृथ्वी। तो इस तरह से ग्रहों का क्रम छोटे से बड़ा फिलामेंट में फिट बैठ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना भी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली परिकल्पना की, जिसको कहते हैं द्वैतारक परिकल्पना, जो कि रसेल महोदय ने प्रतिपादित की है। अब ध्यान देखिएगा, ये कहते हैं कि सर्वप्रथम सूर्य था और इसका साथी तारा। रसेल क्या कहते हैं कि सूर्य था और उसका साथी तारा था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। देखो यहां भी, यहां परिक्रमा नहीं कर रहा था, यहां क्या था? यहां उसके पास से गुजर रहा था, फिर यहां दूर हो गया। अब ये कहते हैं कि जो साथी विशाल तारा था वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। अब परिक्रमा करने के परिणाम क्या हुआ कि एक विशाल साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा। ठीक, एक तो परिक्रमा कर रहा था, एक दूसरा विशाल साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा और गुजरने से क्या हुआ
कि उसकी सतह पर ज्वार उठने लगा और उस ज्वार उठने से उसका कुछ भाग अलग हो गया। किसकी? उस साथी तारा। देखो एक तारा था, वो क्या मानते हैं कि सूर्य एक साथी तारा जो इसकी तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक, चक्कर लगा रहा है। दूसरा एक तारा इसके समीप से गुजर रहा है अलग अलग पोजीशन पर, ठीक। अब उससे क्या हुआ, इसकी सतह पर दबाव पड़ता है, भाग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। और इन्हीं से क्या बन गए, ग्रह एवं उपग्रह। बात में आ गई? इसे क्या बन गया, ग्रह एवं उपग्रह पूरी तरह से बन गए। ध्यान देखिए, सूर्य एक साथी तारा जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, एक अन्य विशाल तारा इसके समीप से गुजरा, इसकी आकर्षण शक्ति से साथी तारे के जो पहले का साथी तारा था उसके भाग पर उभार हुआ, उभार से कुछ पदार्थ अलग हो गए और उन्हीं से ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब इसके अलावा देखते हैं अगली जो परिकल्पना है, महत्वपूर्ण परिकल्पना है, वो है अंतरतारक धूल परिकल्पना, जो किसकी है, ऑटो स्मिथ की है, जो 1943 में प्रतिपादित की गई। इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था कि ये वास्तव में जो ऑटो स्मिथ महोदय हैं एक रूसी वैज्ञानिक है, ठीक। और इन्होंने गैस एवं धूल कणों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, ब्रह्मांड नहीं, सूर्य एवं उसके विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति की संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा कि आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूलिकण बिखरे हुए थे। तो अब ध्यान देखिए, इनके ग्रहों की उत्पत्ति के मूलभूत पदार्थ क्या थे, वो थे गैस एवं धूलिकण, जो पहले से ब्रह्मांड में बिखरे पड़े थे, ठीक। अब उसके बाद जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, ये मान लेते हैं, ये ऐसे, ये मान लो ये हो गए गैस और ये हो गई धूल, ठीक, और ये हो गई आकाश गंगा। क्या हो गई, आकाश गंगा। अब ये हो गया सूर्य, सन हो गया, ठीक। तो जब ये इसके करीब से गुजर रहा था, ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड में पहले से ही गैस एवं धूलकण बिखरे हुए थे, और जब सूर्य आकाश गंगा के समीप से गुजर रहा था, जब सूर्य क्या था, आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ठीक। ध्यान रखना है, पहले से गैस एवं धूलकण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। सूर्य कहां से गुजर रहा था, आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था। आकाश गंगा से करीब से गुजरते वक्त ये जो गैस एवं धूल के कण थे, इसने उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। क्या किया, आकर्षित किया, ठीक। उसके बाद ये जो गैस एवं धूल के कण थे, चूंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति की वजह से उसके पास आए ना, तो वो उसकी आकर्षण शक्ति की वजह से इसी सूर्य के आसपास चक्कर काटने लगे। क्या करने लगे, चक्कर काटने लगे। कौन, ये दोनों गैस और धूलकण, ये सूर्य के आसपास चक्कर काटने लगे, और इन चक्कर काटने की वजह से धीरे धीरे ये संघनित हुए और फिर घनीभूत हुए। इसी संघनन और घनीभवन के परिणाम स्वरूप ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑटो स्मिथ की परिकल्पना में दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है गैस और धूलकण जो पहले से ब्रह्मांड में, आकाश गंगा के करीब से सूर्य का गुजरना, सूर्य के गुजरने से गैस एवं धूल कणों का उसके पास आकर्षित होना, फिर उसका चक्कर लगाना, चक्कर लगाने के बाद इनका क्या होना, संघनन होना, और फिर घनीभवन होना, और इस तरह से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होना। तो ये बातें किसकी है, ऑटो स्मिथ महोदय की, जो काफी लंबे समय तक 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर ये मान्य थी। और वास्तव में आप अगर ग्रहों को देखें या उपग्रहों को देखें तो उनमें इन चीजों के तत्व प्रधान हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर। अगली परिकल्पना पर आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अगला है सुपरनोवा परिकल्पना। अब सुपरनोवा परिकल्पना में जो इसका प्रतिपादन किया होयल एवं लिटलटन महोदय ने। तो जैसा नाम लिखा है सुपरनोवा, अब नोवा क्या है और सुपर क्यों नाम दिया गया, अर्थात बड़ा आकार, ठीक है। यहाँ फिलामेंट को बड़े स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, देखो इन्होंने कहा दो तारा, अगली बात ये भी दो और प्लस एक, तीन तारे की बात करते हैं। हाँ, ये केवल गैस और धूलकणों की बात करते हैं, तारे की बात नहीं करते हैं। लेकिन सुपरनोवा परिकल्पना में तीन तारों की बात की गई है। सूर्य है, साथी तारा, विशाल साथी तारा। तो तीन प्रकार के तारे, तो तीनों, तो अब किसमें से निकला, किसमें से ग्रह निकले, किसमें से धूलकणों की उत्पत्ति हुई, किसमें से ऐसे पदार्थ निकले जिनसे ग्रह एवं उपग्रह बने, ये महत्वपूर्ण रखता है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य मुझकी साथी तारा, सूर्य था, फिर से फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो सूर्य है,
साथी तारा है ये, ठीक, और इसको मानते हैं प्रवेशी तारा। प्रवेशी तारा जो बाद में आया, प्रवेशी का मतलब जो बाद में प्रवेश कर रहा है, ठीक। तो सूर्य था और साथी तारा। तो अब क्या हुआ कि साथी तारा सूर्य से दूर अधिक विशाल था। ये क्या था? सूर्य से, जो साथी तारा था वो सूर्य से दूर और अधिक विशाल था, ठीक है। ध्यान रखना, इसी बात की जा रही है कि साथी तारा सूर्य से अधिक विशाल और उससे दूर था। इसके बाद इसके विस्फोट से, इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट से गैस एवं धूल के कण अलग हुए। अब देखो यहाँ सुपरनोवा विस्फोट की थ्योरी वर्तमान में मानी जाती है, तो ये सुपरनोवा विस्फोट बात कर रहा है कि ये जो तारा था इससे दूर हुआ, इसी में विस्फोट हुआ है। और वर्तमान में जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी विस्फोट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ भी क्या माना गया कि जो साथी तारा था जो सूर्य से दूर था, विशाल था, इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट से गैस एवं विशाल धूल राशि का आविर्भाव हुआ। गैस एवं विशाल धूल राशि का आविर्भाव हुआ और जिसके घनीभवन से ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। बातें क्लियर? ठीक। तो इस प्रकार से आधुनिक समय में जो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जितने कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो ग्रहण परिकल्पना हो, ज्वारीय परिकल्पना हो, द्वैतारक परिकल्पना हो रेसेल की, अंतरतारक धूल परिकल्पना ऑटो स्मिट की हो, या फिर होयल एवं लिटलेटन की सुपरनोवा परिकल्पना हो, इन सारी परिकल्पनाओं में पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति, ठीक, या कहे पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या को समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ सिद्धांतों में तो जैसे पहले की हमने बात की निहारिका परिकल्पना, ठीक है, तो या फिर बात करें ग्रहण परिकल्पना की जिसमें ब्रह्मांड के, इसमें महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति की बात, वायुमंडल के संरचना की बात, पृथ्वी की संरचना की बात की चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं हम पृथ्वी के विकास को भी देख रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस खंड के अंतर्गत समाहित हैं। ठीक। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बचती है वो है पृथ्वी के विकास की। तो आप जान रहे हैं जितने भी ग्रह हैं, ठीक, जिन पर आज अगर जीवन हो, जो भी ग्रह होंगे उनमें जीवन के लिए एक निश्चित मात्रा में तापमान की आवश्यकता होगी। ठीक। आज सभी ग्रहों पर जीवन ना होने का कारण क्या है? किसी पर तापमान अत्यधिक है, किसी पर अनुकूल वायुमंडल नहीं है, इनकी वजह से हमारा जीवन उस पर संभव नहीं है। ठीक। तो हमारी जो पृथ्वी है, चूंकि वो सूर्य का एक महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य से उसकी बहुत अनुकूलतम दूरी है, ठीक, ये धीरे धीरे एक निश्चित कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में वो धीरे धीरे ठंडी हुई, उस पर बारिश हुई, महासागरों का निर्माण हुआ, महाद्वीप विकसित हुए और एक अच्छा वायुमंडल और एक निश्चित दूरी का वायुमंडल, एक निश्चित मात्रा में गैसों का संतुलन, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी विकसित हुई और इस रूप में विकसित हुई कि हम आज पृथ्वी पर सबसे सुखद जीवन व्यतीत करते हैं और पृथ्वी को एक यूनिक प्लेनेट की संज्ञा, एक विशिष्ट ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये सब पृथ्वी के क्रमिक विकास, सूर्य से उसकी पर्याप्त मात्रा में दूरी, ठीक, उसका क्रमशः ठंडा होना, उस पर वायुमंडल का निर्माण होना, ये सारी घटनाएं पृथ्वी के विकास को इंगित करती हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड लेक्चर के अंतर्गत आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक। अब इसके बाद जो अगले आपके वीडियोज़ आएंगे या अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की चर्चा करेंगे और उसमें फिर हम पृथ्वी के अंतर्गत उसके आंतरिक हिस्से में किस प्रकार धात्विक संरचना है, किस प्रकार उसकी कह सकते हैं कि रॉक स्ट्रक्चर है, उन सब की चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।